गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें कि अपन जो बहुपद में पढ़ रहे थे, बहुपद में पहली क्लास में आपने बहुपद की सारी सामान्य जानकारी देखी, फिर शेषफल प्रमेय थी, उस पर हमने क्वेश्चन देखे। आज अब आगे बढ़ते हैं तो जो अपना जो अगला पॉइंट यहां पे आता है वो आता है दो चरों वाले रेखीय समीकरण। अब दो चरों वाले रेखीय समीकरण की बात करें तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण में हम स्पेशली आज दो चरों वाला रेखीय समीकरण ही करेंगे भाई। अब दो चरों वाले रेखीय समीकरण में बात करें तो यहां पे ना कम से कम आपके पास दो तीन प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो तीन प्रकार के कैसे, अब आपके मन दिमाग में आ रहा होगा सर दो तीन प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। पहला कि दो रेखीय समीकरण दी जाए और आपसे एक्स वाई के मान पूछे। रेखीय समीकरण किस रूप में होती है तो मैं आपको बता दूं, रेखीय समीकरण जो अपने पास होगी वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में अपने पास रेखीय समीकरण होगी। अब यहां अपने पास पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि दो समीकरण दे और एक्स वाई के मान पूछे, तो एक क्वेश्चन तो होगा। तो मैं कहूं कि यहां पे अपने पास क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। पहला, दो समीकरण देकर एक्स या वाई का मान पूछे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है भाई, एक्स या वाई का मान पूछ ले। दूसरा, दो समीकरण देकर हलों की संख्या पूछे। यह कंडीशन बेस्ड है भाई, इसी कंडीशन हम याद करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बनता है कि अब हमें हल दे दे और हमें किसी अज्ञात पद का मान पूछे। हलों की संख्या देकर अज्ञात पद का मान पूछे। अब आपके दिमाग में एक एक चीज आ जाएगी कि भाई हमारे दिमाग में ये क्यों लिखा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी दो चरों वाले से रेखीय समीकरण का नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। इसमें तीन प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है दो चरों वाले रेखीय समीकरण दे, दो समीकरण दे दे और वहां एक्स और वाई के मान पूछे। चलो ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा आपसे पूछा दो समीकरण दे कहेगी इसके कुल कितने हल होंगे, हलों से संबंधित। तीसरा, हल देकर कोई अचर पद जैसा ऐसी संख्या जिसका मान नहीं पता और वो मान आपसे पूछ ले ऐसा। तो यहां पर तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं अपने पास। तो देखो अब अपने एक एक करके चलेंगे और ये दोनों एक ही चीज पे बेस्ड हैं, तो इनके लिए पहले हमें कंडीशन याद करनी होगी, वो कंडीशन भी लिखेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले ये सामान्य प्रश्न है उसको देखते हैं भाई। जो क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 5, तो 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। देखो पहला आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, ये एक समीकरण दी। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 5, ये समीकरण आपको दिए गए हैं दो। और आपसे एक मान पूछा है, ना तो x का पूछा है ना y का, आपसे पूछा है कि 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। इसका मतलब पहले x का मान निकालना होगा, y का निकालना, वो वहां रखेंगे तो मान आएगा 3x माइनस 2y का। चलो ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न हमें दिया गया है तो हम बात करें कि यहां पर या तो देखो पहले से हम बात करते हैं शुरू से कि या तो x बराबर करोगे या y बराबर करोगे, दोनों में से किसी एक को बराबर, जो आप हमेशा के लिए फिक्स कर लो कि आपको या तो x बराबर करना है या y बराबर करना है। चलो ठीक है, अब देखो यहां x 1 है, यहां कितना है 2, तो मैं इसी को 2 से गुणा कर दूं, समीकरण को 2x हो जाएगा, इधर 2x ही बराबर हो गया, बात खत्म। अगर y बराबर करते हैं तो 3 से गुणा करना पड़ता। चलो देखो 2 से गुणा किया तो क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, यह आ गया। अब देखो उस समीकरण को इसके नीचे लिख दो, वहां भी x बराबर है पहले से ही। अब घटाएंगे, घटाने पर नीचे के निशान क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये तो कट गया, 2y और 3y प्लस के भैया 5y हो गए, तो 10 में से 5 गया, क्या आया 5, तो y का मान क्या आ गया भाई यहाँ पे 1। अब y का मान आपके पास 1 आ चुका है। इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखोगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो हमने कहा x
प्लस 1 बराबर 5। तो हमने कहा x बराबर क्या आ गया, 1 उधर भेजा, 5 में से 1 गया, कितना आया 4। ये लो x का मान 4 आ गया। अब हमने कहा कि x का मान भी आ गया और y का भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे, किसका मान चाहिए हमें, हमें तो चाहिए 3x माइनस 2y। तो 3x का मान कितना है 4 माइनस 2 गुणा y का मान कितना 1, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी कितना आया 10। तो हमारा आंसर क्या है 10। यानी x और y के मान निकल गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए था 3x माइनस 2y। तो 3x का मान कितना 4 माइनस 2, y का मान कितना 1, तो 4 12 माइनस 2 कितना आया 10। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों का हम जवाब दे सकते हैं। यानी जब भी आपको दो समीकरण देके x या y का मान पूछे, दो समीकरण देके इसका मान पूछे x या y, तो आप तुरंत कहोगे या तो x बराबर करेंगे या क्या बराबर करेंगे y। एक चीज आप डिसाइड कर लो कि हमें ये बराबर रखना है। तो हमने कहा कि हम x ही बराबर कर लेते हैं। यहां x 1 है, यहां कितना है 2, तो इस 2 से इसको गुणा और इस 1 से उसको, 1 से गुणा करने में फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि 2 से गुणा करेंगे, दोनों तब 2x हो जाएंगे। इसको 2 से गुणा क्या लिख दिया पूरा समीकरण, एज इट इज उठा के नीचे लिखा, माइनस किया, 2x से 2x कट गया, 2 है y प्लस 3y, कितना 5y, 10 में से 5 गया 5, तो 5y बराबर 5। तो y का मान कितना आ गया 1। y का 1 पहले समीकरण में रखो चाहे दूसरे में, पहले में रखा तो x बराबर क्या आ गया 4। आप दूसरे में रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी कि y का मान 1, तो 3 एकम 3 उधर जाता तो 5 और 3 हो जाते 8, 8 में 2 का भाग तो भी 4। तो x का मान 4, y का मान 2, दोनों के मान आ गए। ठीक, उसने क्या पूछा है कि 3x माइनस 2y क्या होगा, तो 3x का मान 4 रखा, y का मान 1 रखा, हल किया, आंसर आ गया 10। तो इस प्रकार से हम जो पूछा गया है वो बता सकते हैं भाई। ऐसा ही अगला प्रश्न और देखो भाई, इसको आप स्वयं कर सकते हो, कोशिश करके देखो, फिर मैं बताता हूं। देखो समीकरण दिए गए आपके पास दो कि 2x प्लस 3y बराबर 0 और 3x माइनस 4y बराबर 5, तो x कोमा y के मान क्या होंगे। देखो सीधा सीधा लिखा है, तो आप यहां पे लिख सकते हो x कोमा y, यानी x और y के मान ज्ञात करने। समीकरण एक बार वापस लिख रहा हूं, क्या क्या है देखो, 2x प्लस 3y बराबर 0, दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर 5। तो आपसे पूछें x और y के मान, जल्दी से करो। देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब दोनों को हल करके आप x और y के मान बता सकते हो। जल्दी हल करो भाई इसको। अब देखो यहां हम बात करें, हमने वही तरीका अपनाना है कि यहां या तो x बराबर करो या y। तो आपने कहा x ही बराबर कर लेते हैं भाई, x बराबर करेंगे तो देखो x यहां पे कितना है 2, यहां कितना है 3, तो इसको तो किससे गुणा करेंगे 3 से, और इसको किससे गुणा करेंगे 2 से। उल्टा गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 भी 6, 3 गुणा 2 भी 6, तो बराबर हो जाएगा। उल्टा गुणा करना ये ध्यान रखना है। तो इसको देखो 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6x प्लस 3 गुणा 3 9y, 0 किसी से गुणा करो क्या रहेगा 0। अब एक बात बताओ, 2 से गुणा करके इसके नीचे लिख दे, तुरंत वहां लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे। तो यहां देखो 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 5 गुणा 2 10। अब देखो यहां पे, अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करोगे तो देखो निशान चेंज है घटाने पर, घटाया ये कट गया। अब हम देखा 9y तो प्लस के, 8y माइनस के, तो क्या बचा y बराबर 10 किसके हैं माइनस के। तो हमारे पास आया कि y का मान है माइनस का 10। ठीक है, ये हमने देख लिया कि y का मान 10 है। तो चलो एक तो आ गया कि y का मान माइनस 10 आ गया। अब हमने उसको उठा के x का मान भी निकालना है। अब इसको उठा के चाहे समीकरण पहले में रखो चाहे दूसरे में, जो आपकी मर्जी है। अब चाहे यहां रख देते हैं सीधा सीधा, y का मान माइनस 10 रखा, तो 3x प्लस 4 गुणा माइनस 10 बराबर 5। तो देखो 3x माइनस 40 बराबर 5, तो ये 40 उधर जाएगा, किसमें जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 40 प्लस के हो गए तो क्या हो गया 45। तो x बराबर 45 बटा 3, यानी x का मान कितना आ गया 15। ये लो, तो x का मान 15, y का मान माइनस 10, ये दोनों हमारे क्या होंगे आंसर। यहां हमने कहा कि x और y के मान पूछे गए थे, तो हमारे ये आंसर हो गया कि x बराबर 15 है, y बराबर माइनस 10 है, और यही हमसे पूछा गया था, तो हमने बता दिया। ठीक है, यानी कि जब भी हमें x और y के मान की बात हो, या फिर हमें दो समीकरण देके आगे कुछ भी पूछे कि 3x प्लस 4y 5x माइनस 7y, कुछ भी ऐसा पूछे, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि दोनों समीकरण में या तो x बराबर करोगे या y बराबर करोगे। आपने कहा हम x ही बराबर कर लेंगे,
चलो ठीक है, x बराबर करने के लिए x यहां 2 है यहां 3 है, उल्टा गुणा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं? गुणा, यानी उस 3 से इसको गुणा, इस 2 से उसको गुणा, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद समीकरण उनको ऊपर नीचे लिखा, घटा दिया, घटाने पे नीचे के निशान क्या हो गए? चेंज, ये कट गया। 9y में से 8y घटाया y का मान आया -10। अब y का मान जो -10 है वो हमने कोई से भी इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें, एक में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x और y के मान ज्ञात किए भाई। ऐसा और प्रश्न भी देखेंगे, एक और देखो, सिर्फ x का मान पूछा है। देखो क्या कह रहा है, समीकरण फिर से लिख देता हूं, x + 3y = 6, पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 2x - 3y = 12, यह समीकरण है दूसरा। अब आपको पता है, वैसे तो जब आपको x का मान निकालना तो y बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि जो बराबर करते हो वही तो काटते हो, ठीक है। और वैसे एक बात था, y तो पहले से ही बराबर है, यहां 3y है, यहां भी 3y है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये लो, अपना काम तो हो गया तुरंत। क्योंकि जब एक प्लस का एक माइनस का तो जोड़ने पे ही कट जाता है। वैसा नहीं कि आप सोचोगे सर मैं तो वही बराबर करूंगा, थोड़ा सा सोच भी लिया करो कि आपका काम आसान ही रहे। आसान कैसे? जैसे यहां पे देखो x बराबर करना पड़ता, y तो पहले से ही बराबर है, यहां 3y है, यहां माइनस का 3y है, यानी 3 ही है। तो चलो देखो दोनों को एक तरफ लिखता हूं। दूसरा क्या है? 2x - 3y = 12। अब देखो अभी तक घटा रहे थे इसलिए माइनस निशान चेंज हो रहे थे। कईयों के दिमाग में सर के निशान ने चेंज हमेशा होते हैं ना, तब होते हैं जब हम घटा रहे थे, अभी तक घटाना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ऊपर 3y था प्लस का, नीचे भी प्लस का होता था। लेकिन इस प्रश्न में तो अगले ने पहले से दिया कि ऊपर प्लस का 3y, नीचे माइनस का 3y। अब एक बात बताओ, जब निशान चेंज है, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होता, तो जोड़ेंगे यहां पे, इसलिए निशान चेंज नहीं होगा, तो सीधा कट जाएगा। 2x और x 3x जोड़ा है, इधर 12 और 6 18, तो x = 18/3, यानी कितना आया? 6। तो x का मान आ गया सीधा सीधा 6। कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हमें कि पहले x का मान बराबर करते, x का मान बराबर के घटाते तो x कट जाता, y का मान आता, फिर उसको रखते तब x का आता। तो यहां हमें x का ही पूछा, तो सिंपली जवाब आ रहा है, तो हमने सीधा सीधा तुरंत जवाब दे दिया। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकते हो। एक और ले लेते हैं ऐसा, जिससे आपको गुणा भाग की ओर प्रैक्टिस हो जाए। 2 प्रश्न और करते हैं ऐसा, जिससे आपको थोड़ी सी हैबिट बन जाए, यानी पहले टाइप वाले प्रश्न में कभी दिक्कत ना आए। मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है, यानी x और y के मान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आपको कहीं सोचने की भी जरूरत ना पड़े। चलो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 2x - 3y = 79, और दूसरा समीकरण दिया है x + 6y = 47। तो x + y का मान क्या होगा? यानी x और y का मान निकालेंगे, रखेंगे और बता देंगे। तो 2x - 3y = 79, ये पहला समीकरण हमें दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या है? x + 6y = 47, ये है हमारा दूसरा समीकरण। यहां से हम x और y के मान निकालेंगे और वो यहां रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x + y। क्या आ जाएगा? x + y। अब आपको ये जरूरी नहीं x + y है, कहीं भी x - y पूछे, x + y पूछे, जो भी पूछे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी पहले मैं x और y के मान निकाल लें। अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पोज करें, एक बार खुद हल करके देखें। खुद हल करोगे तो पता रहेगा कि आप कहां गलती करने वाले हो, कहां गलती नहीं करने वाले हो, चीजें समझ में आ जाएंगी, चीजों को हल कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, यहां हम बात करें तो देखो x कितना है? 2, यहां कितना है? 1, यहां y कितना है? 3, वहां कितना है? 6। यानी किसी को भी कर लो, बराबर तो है नहीं, बराबर करना पड़ेगा। किसी भी एक को बराबर करें तो कौन क्या करना पड़ता है? उल्टा गुणा की बात करें तो x देखो यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 1। अरे बराबर करने के लिए अगर मैं उसको 2 से गुणा कर दूं वो 2x हो जाएगा, ये पहले से 2x है, तो सिंपली बराबर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं इस समीकरण को किससे गुणा कर देता हूं? 2 से गुणा किया तो यहां आया 2x + 12y = 47 का डबल 94, 94 हो गया बराबर। आपकी जो मर्जी उसको बराबर कर लो। देखो अब इसको उठा के इसके नीचे रखा, 2x - 3y
बराबर 79, ये रख दिया। बराबर कौन है? x, यहां प्लस का 2x, यहां भी प्लस का 2x। अब आपके दिमाग में सर जोड़ते कब और घटाते कब? अब एक बात बताओ, जो बराबर है यही है ना बराबर, अगर इसको जोड़ूंगा तो 4x हो जाएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस तब तो जोड़ने पे कटता है, लेकिन अभी तो जोड़ने पे 4x होगा ना, इसलिए घटाना पड़ता है। और घटाते हैं तब निशान क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब निशान चेंज, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये लो, ये कट गया। 12y और 3y तो कितना हो गया? 15y। प्लस के हैं दोनों, देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो गया 15y। बराबर, ये घटाया तो आपने देखा 14 में से 9 गया 5, तो y का मान कितना है? 15/15। भाई 15 उधर गया तो कितना है? 1, तो y का मान आ गया 1। अब इसको चाहे आप समीकरण इसमें रखो चाहे उसमें रखो, x का मान आ जाएगा, जिसमें भी आपकी इच्छा है। तो मैंने कहा इसी में रख देते हैं इधर यार, काम हो जाएगा आराम से। तो 2x - 3 × 1 बराबर 79। तो 2x - 3 बराबर 79, 79 + 3, 79 + 3 क्या हो गया? 82। तो x बराबर 82, 2 कहां गया? भाग में, तो कितना आ गया? 41। तो x का मान आ गया 41। x का मान आ गया, y का मान आ गया। हमें क्या चाहिए? x + y चाहिए। क्या चाहिए? x + y चाहिए। तो x + y, ये लो, ये लो, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। कहीं कोई ज्यादा सोचना या हेडक ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं होती। आपको सीधा सीधा अगर कोई चीज बराबर दिख रही है, पहले से बराबर है, तो वैसे ही नहीं सोचना। अगर बराबर नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे, और वो आप जानते उल्टा गुणा करके या कैसे भी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि बराबर कैसे हो रहा है। अब यहाँ 2x था, वहां x है, तो x को 2 से गुणा करने पे हो जाता है। तो ये अगर 2 से गुणा नहीं करना होता तो हम उल्टा गुणा कर देते, उसमें जो संख्या वो इससे, इसमें जो संख्या उससे गुणा करते, बराबर हो जाता। फिर आपको देखना है कि जोड़े या घटाएं। तो यहां देखो घटाएंगे, इसीलिए 2x से 2x कटेगा। घटाने पर, ठीक है, घटाने पर पूरे नीचे के निशान चेंज हो जाते हैं। तो नीचे के निशान, ये माइनस का, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस, यहां से y का मान आया 1, वो इसमें रखा तो किसका मान आ गया? x का और y का दोनों का मान आ गया। हमें क्या चाहिए? x + y चाहिए। तो ये लो, x + y बराबर 42। अब मैं एक बात बताऊं यहां पे, आप ऐसा मत करना कि अकेले सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही उतार रहे हो। आपको नोट्स उतारने से पहले हम बात करेंगे कि पहले देखो, जैसे यहां पे अगर आपने सीधा नोट्स में आ गए तो आपको पहले इधर देखो कि यार ये कैसे किया, जबकि हमने पहले ये हल किया है, उसके बाद में यहां रखा है। ठीक है, पहले यह हल किया, बाद में यहां रखा है। यहां रख के हमने क्या किया? x का मान निकाला। यानी आपको यह भी ध्यान देना है कि सीधा कर रहे हैं ना कहीं कि भाई सीधा नोट से चेक ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए आप किस प्रोसेस से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर चीजें समझ में आ गई तो फिर चाहे किधर ही लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला आप एक बार स्वयं करके देखो। देखो मैं समीकरण दोबारा लिख देता हूं कि x - y बराबर आपको दिया है 5। दूसरा 3x + 7y बराबर आपको दिया है 75। ये 2 समीकरण है भाई। और फिर से आपसे पूछा है x + y का मान। तो ये लास्ट प्रश्न है x + y, पहले टाइप का प्रश्न का। तो आप इस प्रकार के प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि कैसे बराबर करके और फिर मान हम निकालते हैं। जल्दी जवाब दो भाई। हो गया होगा भाई। देखो नहीं भी हुआ तो आप अभी देखो सामने। अब देखो यहां x है, यहां 3x है। अब एक बात, तो इसको अगर 3 से गुणा करूं तो बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा हां, सिंपल इसको 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। तो क्या है? 3x - 3y बराबर 5 × 3 कितना हो गया? 15। ये उठा के इसके नीचे रखा तो क्या है? 3x + 7y बराबर 75। अब बताओ बराबर क्या? तो आपने कहा यहां 3x है, यहां भी 3x। मैंने कहा जोड़ सकते हैं क्या? तो आपने कहा जोड़ने पे तो 6x हो जाएगा, तो इसको मतलब घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो पूरों के निशान चेंज। तो इसको घटाया माइनस, इसको घटाया माइनस, इसको घटाया माइनस। देखो प्लस का मान निशान चेंज होते हैं घटाने पर, तो ये घटा रहे हैं। ठीक है ना, ये कट गया।
3y माइनस के देर माइनस के 7y, तो माइनस के क्या हो गए 10y बराबर। एक बात बताओ, प्लस के 15 है, माइनस के 75, तो माइनस के 60। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10y बराबर 60, यानी y का मान कितना आया 6। अब ये तो है नहीं कि भाई 10 भाग में 0 0 कट गया सीधा सीधा, तो y का मान अपने पास आ गया 6। ठीक है, उसको उठा के चाहे इसमें रखो चाहे दूसरे में रखो, आप कोई से में रखो, देखो पहले में रखो चाहे दूसरे में, आपकी इच्छा है। अब आप इसे हल करो तो 3x प्लस 42 बराबर 75। अब एक बात बताओ, ये 42 किस में जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 75 माइनस 42, 3 x बराबर 33/3 यानी 11, यानी x का मान आ गया 11 और y का मान क्या है 6। x का मान 11, y का मान 6। आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो आप बता सकते हो 11 और 6 कितना होता है 17 का x प्लस वाई। x का मान है 11, y का मान है 6, तो ये आ गया 11 और 6 17। तो हमारा आंसर यहां आराम से हमने जवाब दिया 11 और 6 क्या हो गया भाई 17, तो हमारा आंसर हो गया 17। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। तो यहां तक मेरा मानना है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण में पहला टाइप जो आपके पास आता है कि जब भी दो समीकरण देखे x y का मान पूछे, आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसमें कोई दो राय मुझे लग नहीं रहा कि नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, अब देखो, अब दो चरों वाले रेखीय समीकरण को हल करने के बाद हम बात करते हैं कि हलों की संख्या ज्ञात करना। इस प्रकार का प्रश्न जब आपसे पूछा जाए कि हलों की संख्या कितनी है, कितने हल हैं, या फिर उसके बाद में पूछेगा कि इतने हल हैं, तो कोई भी ज्ञात पद का मान पूछ ले तो उसकी बात हम करेंगे। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि दो रेखीय समीकरण है, रेखीय मतलब रेखाओं के समीकरण, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए पहली चीज तो कि दो रेखाएं दोनों प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, पहली रेखा और दूसरी रेखा। तो आपने कहा प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा है तो हम क्या कहेंगे, कितने बिंदुओं पे काट सकती है, तो आपने कहा एक ही बिंदु पे काटेगी। एक ही बिंदु पे काटेगी तो आपने कहा इसका कितना हल होता है, एक हल। एक हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें कि यहां पे अद्वितीय हल हो गए, एक ही बिंदु पे काट रहे हैं तो एक ही हल है। एक ही हल का मतलब अद्वितीय हल है, यानी एक जब आपको कहे कि रेखाएं, सिंपली मैं आपसे कहूं प्रतिच्छेदी रेखाओं कितने हल होते हैं, आपने कहोगे एक ही बिंदु पे काटते हैं, एक ही हल है, यानी अद्वितीय हल अपने आप में एक है। ठीक है, दूसरा मैं कहूं रेखाएं समांतर हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेखाएं समांतर हैं तो उनके मध्य की दूरी क्या होगी, समान होगी, वो कभी नहीं काटेंगी। कभी नहीं काटेंगी तो समांतर जो रेखाएं हैं उनका कोई हल नहीं होता। ये सिर्फ रेखाओं की बात कर रहा हूं, रेखाओं से ही मैं आपको कह रहा हूं। तीसरी कंडीशन संपाति। संपाति मतलब एक के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर रही है, एक रेखा इसी के ऊपर से दूसरी गुजर गई, दिखने में एक ही दिख रही है लेकिन रेखाएं कितनी, दो। अब आप कहोगे सारे ही बिंदु क्या है, कॉमन है, सारे बिंदु कॉमन, यानी इस पे तो कितने बिंदु, अनंत बिंदु है, तो क्या कहोगे अनंत हल। और रेखाएं कैसी, संपाति, तो आपने कहा अनंत हल। अब एक बात बताओ, ये तो हमने रेखा की बात की, अभी कोई कंडीशन की बात नहीं की, अभी तो मतलब समीकरण तो हमारे पास आया ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ रेखाओं को देख के हमने बात की कि कैसा। अब मैं आपके दिमाग से पूछूं वापस से इस चीज को, सिर्फ सिंपली कि दो रेखाएं समांतर हैं, तो आप तुरंत कहोगे सर समांतर हैं तो उनके मध्य की दूरी समान रहेगी, वो कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा। चलो ठीक है। दूसरी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो आपने कहा सर प्रतिच्छेदी एक ही बिंदु पे काटती हैं, एक बिंदु पे काटेंगी तो वो एक ही हल होगा। मैंने कहा संपाति, तो आपने कहा सर संपाति का मतलब एक के ऊपर से दूसरी गुजर गई, एक के ऊपर से दूसरी गुजर गई, दिखने में एक ही लग रही है लेकिन रेखाएं दो हैं, इसका मतलब उनके सारे बिंदु कॉमन है, सारे बिंदु कॉमन है तो इसका अनंत हल है। तो आपके दिमाग में ज्योमेट्री के हिसाब से तो समझ में आ गया कि ये हल कितने होते हैं। लेकिन अब हमारे पास आता है कि हमें ऐसे देख के नहीं बताना, हमें तो बताना है कंडीशन के हिसाब से। तो यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है भैया, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है। तो यहां
कि भाई अपने पास दो रेखीय समीकरण देगा, दो रेखीय समीकरण की बात करेगा तो हम बात करेंगे कि ऐसे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। भाई देखो एक बात तो x और y तो रहेंगे, abc के मान ही तो चेंज होते हैं, abc के मान ही तो चेंज होंगे। abc a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, c क्या है, अचर पर, यही चेंज होते हैं। ठीक है, दूसरी समीकरण तो आपने कहा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण जब भी आपको हलों की बात आएगी ना तो आपको समीकरण इसी प्रकार ऊपर नीचे लिखनी है। क्यों? क्योंकि लिखते ही आपके चीजें ना ऊपर नीचे अलग अलग लिखी होती है ना, एक इधर एक इधर, तो मैं कहूंगा दोनों से संख्याएं उठा उठा के लिखने में बहुत जोर आएगा भाई। दो अलग अलग है ना तो उनसे संख्याओं से वैल्यू उठा के रखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि भाई ऊपर नीचे लिखिए तो a1/a2 लिखते हैं तो देखो a1/a2 x से गुणा आराम से लिखने में जोर नहीं आता। तो पहले इस समीकरण को ऐसे लिखना है। फिर मैं बात करूंगी कंडीशन 3 ही है भाई, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। तो हमने कहा इनके लिए शर्त जो हमें याद रखनी है वो क्या क्या होगी, शर्त के अनुसार हल कितने होंगे और हलों के साथ रेखाएं कैसी होंगी, और ये हर प्रकार से आपको याद होना चाहिए भाई। अब बात करें कि पहली कंडीशन की शर्त, तो हमने कहा a1/a2 और b1/b2 ये निकालना है। a1/a2 और b1/b2 निकालना, a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं आए, a1/a2 निकाला और b1/b2 ये बराबर नहीं आए, पहली कंडीशन आगे जाना ही नहीं है, यहीं रुक जाना है। और अब हम कहेंगे इसका मतलब बराबर नहीं आया तो अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है या एक ही हल है। ठीक है, अब एक बात तो एक के लिए अद्वितीय हल तो रेखाएं कैसी, तो आपने कहा प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। अब मैंने कहा कि दूसरी कंडीशन आई तो आपने कहा दूसरी कंडीशन a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, पहले बराबर नहीं था तो आगे गए नहीं, अब बराबर आ गया तो हम चेक करेंगे c1/c2 और वो बराबर ना आए, वो बराबर ना आए। अब c1/c2 ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है तो ही चेक करेंगे c1/c2। तो ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं कैसी, समांतर, रेखाएं कैसी हैं, समांतर। अब तीसरी लास्ट कंडीशन क्या आएगी, तीनों ही बराबर आ जाए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। अब तीनों ही बराबर तो आप कहोगे अनंत हल है, अनंत हल तो आपने कहा रेखाएं कैसी, संपाती। और ये हर किसी को याद होना चाहिए भाई। अगर हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये हर किसी को याद होना ही चाहिए, हर कंडीशन में याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना बिना इसके काम चलाने की कोशिश करें, तो मैं कतई याद नहीं कहूँगा कि इसको बिना याद के आप काम चलाओ। तो देखो अब सबसे पहली बात हम बात करें कि दो समीकरण दिए जाएं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो समीकरण है। तो आप क्या कहोगे कि शर्त हम पहले चेक करेंगे a1/a2 b1/b2, अगर ये बराबर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, कोई अद्वितीय हल है, a1/a2 बराबर b1/b2, तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है a1/a2 b1/a2 बराबर नहीं है। पहली बात क्या नहीं है, बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए तब आप कहोगे अद्वितीय हल है और रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन की a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर आ गया, ये बराबर आएगा तो हम चेक करेंगे c1/c2 और c1/c2 बराबर नहीं है तो हमने क्या कहा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसका मतलब समांतर रेखाएं। फिर हमने कहा तीनों ही बराबर आ गए, तीनों ही बराबर आ गए तो आप क्या कहोगे कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती, और हल कितने हैं, अनंत। तो एक बार इसको वापस आप रिवाइज करके देखोगे अभी भाई, हो गया। फिर से बोल देता हूं। अब आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है जैसे मैं कहूं कि दो रेखाएं उनका कोई हल नहीं है,
तो आपका कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर हैं। कंडीशन क्या थी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये आपके याद आना चाहिए तुरंत। मैंने कहा अनंत हल हैं, तो आपके तुरंत दिमाग में अनंत हल यानी संपाती रेखाएं और कंडीशन की तीनों ही बराबर। अनंत हल में तीनों कौन कौन? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। मैंने कहा कि भाई अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, अपने आप में एक ही हल है। तो आप क्या कहोगे? अच्छा एक ही हल है, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका एक ही हल मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, आगे तो जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद होना चाहिए। हर एक कंडीशन इसमें याद होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई कंडीशन छोड़ के चलो। यहां से प्रश्न ज्यादातर आने की, देखो पहला शेषफल की ज्यादा कंडीशन रहती है कि शेषफल पूछा जाए। सेकंड नंबर पे यही आता है इंपॉर्टेंट में। अब जैसे मैं करूं प्रश्न की बात, पहला प्रश्न हम लेते हैं यहां पे। रेखीय समीकरण 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, 12x प्लस 15y माइनस 24 बराबर 0। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार जैसे ये 24 उधर होता तो प्लस का होता ना, तो अगर ये दोनों या तो अचर पद दोनों उधर होने चाहिए बराबर के, या दोनों ही इधर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो बराबर के उधर है एक अंदर है ना, दोनों ही या तो अंदर होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए? बाहर होने चाहिए। चलो अब देखो हमने क्या कहा, कितने हल हैं। हल हम ज्ञात करने से पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहली चीज जो समीकरण आपको दिए गए हैं उनको एक तरीके से व्यवस्थित करो, यानी ऊपर फिर उसके जस्ट नीचे। तो आपने कहा 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी क्या है? 12x प्लस 15y माइनस 24 बराबर 0। ये दो समीकरण है। आपने कहा हल पूछे तो हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 इनके मान निकाल के देखेंगे। अब देखो जैसे मैं कहूंगी सबसे पहले A1 बटा A2 निकाला, तो हमने कहा 4 बटे 12, तो कितना आया? 1 बटा 3, 1 बटा 3। दूसरा हमने कहा कि हम मान निकालेंगे किसका? B1 बटा B2, तो B1 कितना है? -5 बटे 15। एक बात बताओ, ये 1 बटा 3 तो आया, लेकिन किसका आया है? माइनस का। अब एक बात बताओ, A1 बटा A2 1 बटा 3 है, B1 बटा B2 माइनस 1 बटा 3 है, तो ये क्या आया? यही इतने में हमने देखा कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2 है। अब बराबर नहीं आया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आया तो हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो इससे ही हमें पता चल गया कि अद्वितीय हल, रेखाएं अगर पूछे, ये आंसर हो गया वैसे तो हमारा। अगर रेखाएं पूछता तो कैसी बताते? प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका जवाब देना है। ठीक है, ऐसे में एक और प्रश्न आप करो, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हम प्रश्न करेंगे, तब जाके ये चीज हमारे दिमाग में क्या सेट हो जाएगी एकदम से। देखो अगला प्रश्न, तो हमने लिखा 12x माइनस 18y प्लस 22 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है? -6x प्लस 9y बराबर 11। बराबर है तो उसको एक साइड लेंगे भाई, क्योंकि हमने कहा इधर या तो अचर पर दोनों ही बाहर की तरफ होने चाहिए या दोनों ही अंदर की तरफ। तो हमने कहा यहां पे हम क्या कहेंगे? माइनस का 11 उधर है, प्लस का इधर, किसका आएगा? माइनस का 11 बराबर 0 हो गया। अब देखो, या तो आप जैसे खुद हल कर रहे हो तो इसको पॉज करो और फिर हल करके फिर मुझे बताओ। अगर आप हल नहीं कर रहे हो तो आप देखो, जैसे मैं तो ये कहूंगा कि एक बार आप कोशिश करो, कोशिश करने के बाद में आप सामने देखो। हमने क्या कहा था? सबसे पहले A1 बटा A2 का मान निकालेंगे। A1 कितना है? 12 बटे -6, तो ये आपने देखा 6 दूनी 12 2, नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, संख्या किसकी है? माइनस की। तो 6 का भाग दिया 12 में, तो कितना है? 2। अब फिर इसके बाद में मान निकालेंगे B1 बटा B2 का, तो B1 बटा B2 बराबर, देखो B1 कितना है? माइनस का 18 बटे 9। अब एक बात बताओ, माइनस की संख्या तो ये रहेगा, 18 में 9 का भाग दिया, क्या आया? 2। अब एक बात बताओ, दोनों जगह -2 है, दोनों जगह क्या है? -2। तो हम क्या कहेंगे कि यहां A1 बटा A2, ये लो कलर चेंज कर लेता हूं, कि A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2 के। अब हमें पता है कि बराबर आ गया, इसका मतलब तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर आ गया तो आगे C1 बटा C2 भी चेक होगा। अगर बराबर नहीं आता तो हम कहते थे अद्वितीय हल है, रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। लेकिन यहां बराबर आ गया तो हमें आगे बढ़ना है, तो हम कहेंगे C1 बटा C2
22/-11। अब एक बात बताओ, माइनस की तो संख्या माइनस की रहेगी। 22 में 11 का भाग दिया कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब ये भी -2 आ गया। इसका मतलब आपने कहा कि तीनों ही बराबर आ गए, C1/C2। अब मुझे एक बात बताओ, जब तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि तीनों बराबर, तो रेख अनंत हल। तो ऑप्शन में जैसे आपको मिलेगा कि एक ही अद्वितीय हल या फिर कोई हल नहीं, अनंत हल या ज्ञात नहीं कर सकते, तो आप क्या कहोगे? अनंत हल, पहली चीज तो। दूसरा, अगर आपसे पूछता कि रेखाएं कैसी होंगी, तो आप कहते अनंत हल तो रेखाएं कैसी हैं? संपाती। ये आप इसका जवाब देते। अब बात करें, अगला प्रश्न और लेते हैं भाई, आप स्वयं हल करके देखोगे इसको। जैसे आपको समीकरण दिए गए, रेखीय समीकरण 2x + 3y = 17 और 12x + 18y। अब देखो ये माइनस का 55, उसको बाहर रख लो, इसको भी बाहर रख लो, बराबर। ये देखो माइनस का 51 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 51। आप एक चीज देख सकते हो, पहली चीज तो ये कि या तो दोनों को बाहर रखो या दोनों के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या तो दोनों ही बाहर होने से या दोनों ही अंदर, ऐसा नहीं कि एक बाहर एक अंदर। ठीक है, तो आपने कहा सबसे पहले मान निकालेंगे A1/A2 का। तो A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 12। तो 2/12 यानी 1/6। चलो ठीक है, 1 से आगे कट सकता है, बोले नहीं। तो हमने कहा कि B1/B2 का मान निकालेंगे भाई। B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 18। तो 3/18 यानी ये भी 1/6। अब हमने कहा यार A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के। अब आगे चेक करते हैं। अब हमें चेक करना है, जब दोनों बराबर आ जाए तो C1/C2 का भी मान ज्ञात करेंगे। C1/C2 तो देखो 17/51, तो 17/51 यानी 1/3। अब एक बात बताओ, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2 के। अब बराबर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे? बराबर नहीं है C1/C2। अब मुझे एक बात बता दो, अगर आपको कंडीशन याद है तो हमने क्या कहा था कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या कहा था कि अनंत हल होंगे या फिर कौन सा? कोई हल नहीं। कौन सा था? तो आपके दिमाग में आएगा कि तीनों बराबर तब तो अनंत हल होते हैं, लेकिन जब दो पहले वाले बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। और रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो हमने कहा कितने हल होंगे? तो आपने कहा कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अगर रेखाएं पूछता है यहां पे कितने हल की बजाय कि रेखाएं कैसी हैं, तो आप क्या कहते हैं कि रेखाएं हैं समांतर। अब देखो यहां पे हमने इस प्रकार का एक एक प्रश्न ले लिया भाई, यानी एक एग्जाम्पल अपन ने लिया जिसमें अद्वितीय हल आए, एक लिया जिसमें अनंत हल आए, एक लिया जिसमें कोई हल नहीं आया। हर एक प्रकार का एक एक प्रश्न तो हमने ले लिया। चलो ये तो ठीक है, यानी दूसरे टाइप का हम बता सकते हैं प्रश्न। जैसे हमने क्या कहा था शुरू में कि यहां पे 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला x और y का मान पूछे, वो हमने किया। दूसरा हमसे हल पूछे, और अब आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए हल कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। पहला अद्वितीय, दूसरा कोई हल नहीं, तीसरा अनंत हल। उसके लिए कंडीशन याद होनी बहुत जरूरी है। और तीसरे टाइप के प्रश्नों के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी है कि अब एकदम से यही है कि खास तौर पे कि आपको कंडीशन याद ही हो। अगर कंडीशन याद नहीं है तो अगले वाला टाइप भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बोलेगा ही अद्वितीय हल है, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। लेकिन अगर ये याद नहीं है तो आप कैसे हल करोगे फिर प्रश्न को? तो यहां सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो कंडीशन है वो उसको बार बार आप रिवाइज करो। क्योंकि कईयों को जैसे कहेंगे कि सर हमारे तो याद नहीं हुई अभी तक, तो मैं कहूंगा कि बार बार उसे रिवाइज करो, याद हो जाएगी। कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर इस दूसरे टाइप के प्रश्न में भी हमारे कंडीशन ही काम आ रही थी कि पहले A1/A2 का मान निकाला, फिर B1/B2 का। अगर ये बराबर नहीं आए तो हमने कहा अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अगर दोनों बराबर आ गए तो हमने देखा C1/C2 के। अगर ये बराबर आ गया तो अद्वितीय हल, वो सॉरी अनंत हल, और ये बराबर नहीं आया तो कोई हल नहीं। तो यही कंडीशन थी जो हमने अभी तक देखी थी। देखो ये रही कंडीशन। तो ये सबसे मेन आपको है कि याद होनी चाहिए भाई। ये जो पेज है ये सबसे खास है, यहां पे ये सबसे खास है। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण में। अब हम बात करें प्रश्न की।
अगला जो तीसरे टाइप का प्रश्न है वो ये रहा कि रेखीय समीकरण kx प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 व 8x प्लस 12y माइनस 18 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। तो ऑप्शन में देखो, यहां तो मैंने ऑप्शन नहीं सिर्फ क्वेश्चन टाइप कराया था। तो ऑप्शन में होता है k बराबर 4, k बराबर 4 नहीं है, इस प्रकार के। तो हम बात करेंगे, इसको लिखते हैं। पहला काम आपका होना चाहिए कि समीकरण लिख दो ऊपर नीचे, क्योंकि साफ साफ अगर आपने लिखी है तो हमारी दिक्कत नहीं होगी। प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 8x प्लस 12y माइनस 18 बराबर 0, ये समीकरण है भाई, रख दिया। अब समीकरण रखने के बाद में आपका दिमाग में आना चाहिए कि हल कितने बोले हैं, अद्वितीय। अब अद्वितीय हल बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ये लो, अद्वितीय हल की कंडीशन लिखोगे, फिर उसमें a और b के मान लिखोगे। a और b के मान कैसे, a1 बटा a2 यानी k अपॉन 8 नॉट इक्वल्स टू 3/12, 3 अपॉन 12। ये काट दिया। कौन सा गुणा करेंगे, वज्र गुणा। तो आपने कहा 4k नॉट इक्वल्स टू 8 यानी k नॉट इक्वल्स टू 8/4, अर्थात मैं क्या कहूंगा, k नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कि ऑप्शन में आपको देखना है कि ये कहां पर है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि k का मान 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। k का मान 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी 2 नहीं होगा। यहां पे सीधी सीधी बात है, उसके अलावा इस प्रश्न में आपके पास कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आपकी चीज समझ में आ गई जहां तक मेरा मानना है। यानी ऐसे प्रश्नों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशन याद हुई और प्रश्न हल हो गया, सिर्फ यही है कंडीशन। तो एक बार वापस देख लो, जैसे दो रेखीय समीकरण दिए गए तो सबसे पहले आपको उनको ऊपर नीचे लिखना, सबसे पहला काम। क्यों? क्योंकि जो भी हम लिखेंगे उससे हमें प्रश्न समझने में और लिखने में आसानी हो जाएगी। अब हमें कहा गया कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का नाम लेते आपके दिमाग में आया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है अद्वितीय हल में। तो हमने कहा a1 का मान तो k, a2 का मान 8, 3/12 लिख दिया, यहां पे रखा। फिर हमने कहा काटा पेटी वज्र गुणा किया तो k का मान आया 8/4। तो हमने कहा k नॉट इक्वल टू भाई 2। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या k का मान क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये हम देखेंगे। अब देखो अगला प्रश्न जो यहां पे है इसी पे आधारित क्या कह रहा है। पहले तो मैं समीकरण को लिख रहा हूं, देखो 3x प्लस 2k माइनस 1 y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है, तो कहा 9x प्लस 21 y प्लस 5 बराबर 0, ये दिया गया है। दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखा, समझने में आसानी, क्योंकि a1 कितना है 3, a2 कितना है 9, b1 कितना है 2k माइनस 1, b2 कितना है 21, और c1 कितना 8 और c2 कितना है 5। क्योंकि यहां पे एक बार वापस आप जब लिखते हो तो मैच कर लिया करो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया, हमने लिखने में तो गलत नहीं कर दिया, क्योंकि लिखने में गलत कर देंगे तो प्रश्न भी गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि का कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं समांतर, लेकिन कंडीशन कैसी। तो आपने कहा कंडीशन हमें याद है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारे दिमाग में आई। जैसे उसने कहा कोई हल नहीं, हमारे तुरंत दिमाग में आ गई कंडीशन। अब कंडीशन में देखो, यहां k का मान इन 2 से ही निकल जाएगा। हमने कहा a1 कितना 3 बटा a2 कितना 9 बराबर b1 कितना, तो आपने कहा 2k माइनस 1 और b2 कितना 21। क्या इससे k का मान नहीं निकलेगा, वज्र गुणा करके निकल जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या? तो आपने कहा नहीं, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मान इसी से निकलेगा। अब देखो यहां पे, चाहो तो हम पहले इसको काट लें, 3 से काटा 1/3। अब देखो यहां भी तो आप नीचे काट सकते हो, तो 7 बार कट जाएगा। देखो ऊपर नीचे काट सकते हैं, बराबर के उधर और इधर, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 एकम 7
बराबर 2k माइनस 1। ये -1 इधर आया, किसमें आएगा? प्लस में, तो 2k बराबर 8, k बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखो आप यहां पे आपके कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे कैसे लिख दिया, तो मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे अगर आपको ये चीज दिमाग में नहीं आ रही ना, जैसे मैंने क्या लिखा कि इसको आप इसके बाद वापस लिख लो कि 1/3/9, देखो पूरा लिख रहा हूं मैं, बराबर आपने लिखा 2k माइनस 1 अपॉन 21, ये लिख दिया। इसके बाद आपको हल करने में थोड़ा सा ध्यान से हल करोगे, तो आपने कहा देखो इधर काटेंगे तो 1/3। अब आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई का 3 इससे गुणा था, 3 दूनी 6k माइनस 3 एकम 3 बराबर 21 एकम 21, यही होता? बोले हाँ। तो हमने देखा कि 6k बराबर 21, ये 3 किस में जाता? प्लस में। 21 और 3 क्या हो जाता? 24। तो मैं कहूं k बराबर, तो आपने कहा 24/6, तो कितना आ गया? 4। तो आप यहां पर किसी भी तरीके से कर सकते थे, तो हमने कहा कि k = 4। तो इसके बाद का गुणा भाग चाहे आप सीधा करो, चाहे आप पूरा एक एक स्टेप लिख के करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको इसके बाद का हल करना है। लेकिन सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि आपको कहा कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या है? कोई हल नहीं। हमने समीकरण को तो व्यवस्थित कर लिया, हमने कहा कोई हल नहीं, तो कंडीशन तो याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी आपकी? कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं तो यही होगी, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 का मान लगा 3/9, ये रखा 2k माइनस 1 अपॉन 21। हमने देखा यहीं से मान निकल जाएगा, क्योंकि वज्र गुणा करेंगे k का मान आएगा, ठीक है। k का मान निकाल लिया, या फिर इसी को हमने दोबारा से लिख के एक बार आराम से हल किया। यानी कि जब आपको k का मान निकालना, तो आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से हल करके मान निकाल सकते हो, ठीक है। गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करना है, तो इस प्रकार से आप k की वैल्यू निकालोगे। तो शांति से यहाँ पे k की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा भाई। अगला और देखेंगे भाई, यहां पे एक और देखो 5x मैं लिख देता हूं समीकरण एक बार वापस। 5x प्लस k माइनस 1y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण क्या है? तो आपने कहा 20x प्लस 24y प्लस 17 बराबर 0, यह समीकरण है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फिर से वही कह रहा है का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं तो आपके दिमाग में तुरंत कंडीशन आनी चाहिए भाई। कोई हल नहीं तो कंडीशन तो आनी चाहिए ना दिमाग में, कि कोई हल नहीं तो कंडीशन देखो ये अब अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, अब मैं तो बोल दूंगा, लेकिन आपको तो याद होनी चाहिए ना। आप क्या कहोगे कि भाई कोई हल नहीं, याद है उल्टा पूछ रहा है इस बार। कोई हल नहीं तो हम क्या कहेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। यानी सबसे खास एक कंडीशन यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, कंडीशन को लेके आपको दिमाग में हर तरीके से याद होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि भाई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हम c1/c2 चेक नहीं करेंगे। और ये आ गया अद्वितीय हल, रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। चलो ठीक है, मैंने कहा कोई हल नहीं, तो आपने कहा सर कोई हल नहीं है ना, इसका मतलब रेखाएं तो समांतर हैं, और समांतर है, इसका मतलब a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के। मैं कहूं अनंत हल, तो आपने कहा अनंत हल तो संपाती में होता है। अनंत हल का मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों ही क्या होंगे? बराबर। तो ये कंडीशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ये आपको चाहे कैसा भी हो, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहां कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो आपने तुरंत कहा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये लो a1 कितना है? 5/20 बराबर k माइनस 1 अपॉन 24। आगे लिखने की जरूरत है? तो आपने कहा नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि बराबर ही नहीं, k का मान तो इनसे निकल जाएगा वज्र गुणा करके। चलो ठीक है, तो हम एक बात कहेंगे, इसको सबसे पहले काट लूं, यहीं से काट लेता हूं। देखो भाई आप अपने हिसाब से इसके बाद में हल करोगे, जहां जिस तरीके से आपको जो सहूलियत लगे वो। 5 एकम 5, 5 चौक 20, नीचे का नीचे भी काट सकते हैं, तो 4 से कितनी बार? 6 बार, 6 चौक 24। अब वज्र गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 बराबर k माइनस 1। 1 से गुणा करेंगे तो एक उतना ही रहेगा भाई, ये 1 है माइनस का, इधर किसमें आएगा? प्लस में। तो k बराबर
6 + 1 यानी k का मान जो आ गया वो आ गया आपका 7। ये लो भाई, इसके आगे का आप स्वयं हल करेंगे, जहां जिस तरीके से आप कर सकते हो वैसे ही हल करोगे। ऐसा नहीं कि आप, मैं कुछ भी कहूँ और आप हल अपने तरीके से नहीं करके रटने लग जाओगे, सर ने ऐसा कहा था इसको इधर। जैसे आप बचपन से करते हो उसी प्रकार से हल करो भाई यहाँ पे। चलो भाई, एक यहां पे मैं आपको अनंत हल का भी करवा देते हैं, जिससे आपको ये प्रश्न और भी आ जाएगा, तीनों प्रकार के प्रश्न हो जाए। तो देखो, एक अगला प्रश्न हम करें यहाँ पे, क्या कह रहा है, 2x + 3y = 5 व 4x + ky = 10, ये दिया गया है। क्या कह रहा है, अनंत हल है। क्या है, अनंत हल है, तो k का मान ज्ञात करो। तो पहली चीज आप समीकरण को अच्छे से लिखो। समीकरण क्या है, 2x + 3y = 5, पहला समीकरण। दूसरा क्या है, 4x + ky = 10, ये है, दोनों में बराबर में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा, अगले ने कहा अनंत हल। अनंत हल का मतलब आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो हमने कहा ये चलो अच्छी बात है, हमें याद है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2। अब जरूरी है कि आपका कोई किन्हीं भी दो की सहायता से के का मान निकल जाए। देखो, 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10। आप किन्हीं भी दो को, चाहे इन दो को लो चाहे इन दो को लो, आपका मान निकल जाएगा। जैसे मैं इनको ही ले लेते हैं कि 2/4 बराबर 3/k, 1/2 वज्र गुणा किया तो k एकम k बराबर 3 दूनी 6। तो ये लो आंसर हो गया। आप में से कुछ एक ने कहा नहीं सर मैं तो ये लेता कि 3/k बराबर 5/10, तो 1/2 वज्र गुणा किया तो k एकम k बराबर 3 × 2 यानी 6। तो आप किसी भी तरीके से, यानी इन दो को लेके भी इन दो को लेके भी, चाहे जैसे आप इसका मान निकाल सकते थे। तो देखो, मैं यहां पे बात करूं, एक बार इसको वापस स्वयं हल करके देखना भाई। ऐसे प्रश्नों में हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां पर आपके पास जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप तुरंत एक ही चीज दिमाग में लाओगे कि सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि 3 प्रकार के प्रश्न होता है रेखीय समीकरण से संबंधित, कि x y का मान पूछे, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी की दिक्कत होगी। दूसरा कंडीशन बेस्ड। तो आपको कंडीशन बेस्ड में सबसे पहली चीज होगी कंडीशन, एक एक चीज दिमाग में होनी चाहिए। कि मैं कहूं कि सबसे पहले कि अपने पास शर्त आई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आप कहा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो आपने कहा कि रेखाएं तो समांतर है, कोई हल नहीं है। मैंने कहा तीनों ही बराबर आ गए, तो आपने क्या कहा कि अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाती। अब इसको उल्टा भी याद होना चाहिए, क्योंकि एक टाइप तो उससे निकल जाएगा, दूसरा टाइप उसका विपरीत होगा। विपरीत कैसे, जैसे मैंने कहा आपका कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करो। तो आपने कहा कोई हल नहीं है, अर्थात a1/a2 कोई हल नहीं, तो आपका एक चीज तो ये भी दिमाग में, जैसे समांतर रेखाएं हैं, और आप ये भी कहोगे कोई हल नहीं है, इसका मतलब है a1/a2 बराबर तो आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये रखा, a b के मान रखे और वैल्यू निकाल ली। आपसे तुरंत कहा अनंत हल है, तो आपने कहा तीनों ही बराबर है। तीनों कौन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहां से k का मान आपको निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने आज की क्लास में देखे। तो ये थे सरल रेखीय समीकरण पर आधारित। अब बात आती है द्विघात समीकरण पर आधारित, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।